नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, सीएचएसएल, एमटीएस एवं अन्य इसके समतुल्य जो भी एग्जाम होंगे, उनके समतुल्य जीएस, जीके और करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से ज्वाइन करेंगे। देखिए, इसमें हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, जो सटीक बात है सिर्फ उन्हें बात करके क्वेश्चन अटेंड करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये संविधान से संबंधित प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अब आपसे अगर पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा, तो दोस्तों आपको नाम याद रहना चाहिए। ठाकुर भार्गव दास जी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। देखिए, दो प्रश्न आपके हो गए। अब देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाए अगर आपसे कि संविधान के प्रस्तावना को पहचान पत्र संविधान का किसने कहा है, तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाला ने कहा है। एन.ए. पालखीवाला ने, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते चलेंगे या तो फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। एन.ए. पालखीवाला है वो, तो याद रखेंगे। उसके बाद इसको जन्म कुंडली किसने कहा है दोस्तों, तो के.एम. मुंशी जी ने इसको संविधान का जन्म कुंडली कहा है। ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए, अब बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न पे। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान को, ठीक है, अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 में एक बात कही गई है, ठीक है। और वो बात क्या है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वो ये है कि राज्यों का एक यूनियन है भारत, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसको भी। चलिए, बात करेंगे हम अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, आप चारों कथन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर बताइए मुझे। इसमें देखिए, अगर हम बात करें यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। बाकी यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है, इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आप याद रखें। चलिए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अंतिम रूप से पारित, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों कि कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं, तो अभी देखिए अमेंडमेंट होता रहता है, इसमें 470 के लगभग अनुच्छेद हो गए हैं। और बात करें अनुसूचियों का तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों, मूलभूत संविधान में अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सी कल्पना है? राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की कार्य करेगा, ठीक है। तो ऐसी संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसको आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, उसमें आपको मिलेगा। चलिए, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल, यहाँ पे सफल नहीं है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो दोस्तों, इसमें बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लगभग 60% का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से जाता है। और ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? सेवा क्षेत्र, ठीक है, याद रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न ऐसे बने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, अगर आपको तृतीय क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र दिखता है तो वो करेक्ट होगा। चलिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कृषि में तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। अब ये होती क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, इस खेत को 2 लोग ही बो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों 10 लोग कार्य कर रहे होते हैं। अब देखिए, जहाँ पे 2 लोग की आवश्यकता है वहाँ पे 10 लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि 8 लोग कार्य तो कर रहे हैं लेकिन वो बेरोजगार है, ठीक है। 8 लोग अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं लेकिन वो बेरोजगार कहे जाते हैं और बेरोजगारी दिखती नहीं है, इसी को बोल देते हैं अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, इसको आप आराम से बता सकते हैं। ये है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1950 में, ठीक है, इतना आप याद रखें। चलिए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के ऊपर।
मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, स्वयं है ये। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्राउमर ने। ठीक है, क्राउमर ने यह संकल्पना दी थी कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। जस्ट होल्ड अ मिनट, व्हाट इज दिस? ओके, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये बड़ा ही पूछे जाने वाला प्रश्न है कि हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, क्या होता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा कम हो। जैसे मान लीजिए दुनिया भर में डॉलर का डिमांड तो बहुत होता है, यूरो का भी डिमांड होता है, पाउंड का भी डिमांड होता है, लेकिन इनकी सप्लाई कम होती है। ठीक है, तो ऐसी मुद्राओं को हम क्या बोल देते हैं? हार्ड करेंसी बोल देते हैं। याद रखेंगे, एग्जाम्पल है डॉलर और यूरो। और इसका एक अन्य डिफिनीशन भी होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जो मुद्रा विश्व स्तर पर सर्वाधिक स्वीकार्य हो बहुत सारे देशों के द्वारा, ठीक है, उसको भी हम हार्ड करेंसी की श्रेणी में रखते हैं, और डॉलर बहुत सारे देशों में स्वीकार्य है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रे से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे खैबर दर्रा कहाँ पे है। अगर हम बात करें तो खैबर दर्रा, अगर ये आपका जम्मू कश्मीर वाला, बस ऐसा मान लीजिए, ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे आपको खैबर दर्रा देखने को मिलेगा, वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? देखिए नौगम्य यानी कि जिसमें नाव चलती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे आप, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, कौन सी झील है? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। देखिए आप कमेंट सेक्शन में भी जवाब देते रहिएगा, ठीक है, कि पता चले कि आप हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? देखिए ये भारत के भूगोल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33%। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न बने कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे मिजोरम। ठीक है, सबसे अधिक 1%। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात नहीं हो रही है, जितना उसका क्षेत्रफल है उसके प्रतिशत की दृष्टिकोण से तो मिजोरम में सर्वाधिक है। कितना है? 84.53%। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन के कहाँ पे है वनावरण, तो दोस्तों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न बने कि अगर बात करें सबसे कम प्रतिशत वनावरण कहाँ पे है, सबसे कम जंगल या फिर सबसे कम वनावरण कहाँ पे है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, हरियाणा में मात्र और मात्र 3.59% का ही वनावरण है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। प्रश्न नंबर 15 ध्यान से पढ़िए, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें वृष्टि होती है जिसको हम वर्षा कहते हैं। और देखिए आजकल त्राहिमाम मचा हुआ है, हम चाहते हैं बारिश हो और बारिश हो नहीं रही है, गर्मी से बुरा हाल है ना। आजकल मेम से भी बन रहा है कि गर्मी कुछ तो पढ़ाई की होगी जो इतनी डिग्रियां लेके घूम रही है ना। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? अब देखिए हम प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी का। ठीक है, तो अगर हम बात करें हड़प्पा काल की मुद्राओं का, अगर उसमें सबसे अधिक प्रयोग हुआ है मुद्राओं में तो सेल खड़ी का हुआ है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब खोज करी थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में। याद रखेंगे कब किया था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, इतना तो याद रहेगा ही आपको। अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी, तो राखलदास बनर्जी ने, वो भी बात आप याद रखें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के ऊपर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से जल्दी से चूज करके बताइए। देखिए अगर हम बात करें उत्तर वैदिक संस्कृति का काल,
ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में दो काल था, एक क्या था बताइए, एक उत्तर वैदिक था और एक ऋग्वैदिक काल था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का समय काल कब से कब तक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। इसके पहले बात करें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, क्या कहलाता है, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और उसके बाद का काल क्या है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलो याद रखेंगे आप, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दहसाला व्यवस्था, ठीक है। अब क्या दहसाला व्यवस्था का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये अकबर के समय काल से संबंधित है, याद रखेंगे। दहसाला व्यवस्था अकबर के समय काल से संबंधित है। और अगर बात करें ये संकल्पना किसने दी थी, तो अकबर के एक मंत्री थे, उनका नाम था राजा टोडर, ठीक है। तो राजा टोडरमल की कहानी भी आपने सुना होगा, उन्होंने दी थी ये व्यवस्था का प्रस्ताव, ठीक है, राजा टोडरमल, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 20 के ऊपर, और ध्यान से आप प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कलकत्ता और आगरा के बीच में। अगर बात की जाए कि मतलब इसको कब खोला गया, तो 1854 ईस्वी में, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और ये कितने किलोमीटर का है, ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो दोस्तों ये कितने का है बताइए, 800 मील, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है, गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। तो देखिए विविध प्रश्नावली साइंस से प्रश्न है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम बात करें ऊंट जो है अब वो अपना टेम्परेचर 42 से 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, ठीक है, जिससे वो राहत महसूस करता है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, किस वर्ष में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया था। तो दोस्तों पहले नोबेल पुरस्कार में अगर आर्थिक जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक क्षेत्र में कोई कार्य करता है तो नहीं मिलता था, बाद में इसको 1968 से, ठीक है, 1968 से अगर कोई इकोनॉमिक्स की दुनिया में, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की दुनिया में अच्छा कार्य करता है तो उसको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 1968 से। प्रश्न नंबर 23 देखिए, ये आपके विविध प्रश्नावली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए केरल के जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, तो क्लासिकल डांस में आ जाता है मोहिनी अट्टम और एक दूसरा आ जाता है कथकली, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर अन्य नृत्य की बात करें दोस्तों, तो जहाँ पे आप देखेंगे अट्टम जुड़ गया, तो मैक्सिमम अगर अट्टम जुड़ रहा है नृत्य में तो वो केरल से ही संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कुड़ियट्टम, कृष्णाट्टम, थयम, ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित है, केरल राज्य से। चलें अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों इसमें देखिए सुशिर वाद्य यंत्र मतलब देखिए सुशिर में आपको हवा, वायु का आपको कहीं ना कहीं एक तरह से झलक मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाद्य यंत्र वायु से संबंधित हो, वायु के फोर्स से वो बचते हों, उनको हम बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, और इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि बांसुरी। अब देखिए इसका आविष्कार, जैसे मान लीजिए सुशिर वाद्य यंत्रों का आविष्कार कहाँ पे हुआ, तो अरब देश में हुआ, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों के ऊपर, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। तो दोस्तों सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आपसे ये प्रश्न बन रहा है, तो कपिल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को, और अनुच्छेद 174 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है, यह राइट उसको मिला हुआ है, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हर एक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, इस बात का जो चर्चा है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में, ठीक है। और बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो धम्म चक्र प्रवर्तन है वो कहां से शुरू हुआ दोस्तों,
धम्म चक्र प्रवर्तन भी आपका शुरू हुआ था सारनाथ से, ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जिससे कि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ पे प्रवर्तन है, धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो ज्ञान का चक्र चला दिया। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के ऊपर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पे की गई है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कहीं से भी आप हमें जवाब दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए ध्यान से, क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेतवा नदी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, और आके किस में मिलती है? यमुना में मिलती है, ठीक है। इतना भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो आप जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पे उपस्थित है? ये प्रश्न बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ललितपुर जिले में, ठीक है। और कितना परसेंट है दोस्तों? 0.01% से लेके 0.09% तक ये मिलता है, ठीक है, 0.01 से 0.09%। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के ऊपर। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, ठीक है। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा हिमालय क्या करता है? मानसून को जाने नहीं देता है और उधर से ठंडी हवाओं को आने नहीं देता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी को, मतलब ऐसी जलवायु को हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की गई है वो कौन सा जगह है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, नोएडा में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ में, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। तो पहला कौन है दोस्तों? तो पहला है महाकुंभ, जो 2025 में लगने वाला है। कहाँ पे लगता है दोस्तों महाकुंभ? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में दो जगह पे लगता है, एक तो संगम प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार। और अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे लगता है, और अगर बात करेंगे महाराष्ट्र में नासिक में तो वो गोदावरी नदी पर लगता है। इतनी बातें भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 34 देखें, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बरसाना का होली का त्यौहार है, होली का उत्सव है, वो डांडिया होली या लठमार होली या छड़ीमार होली, इन तीनों में से किससे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लठमार होली, ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए इसमें देखिए क्या होता क्या है, इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें बरसाना और एक होता है नंदगांव, तो नंदगांव के पुरुष होते हैं और बरसाना की महिलाएं होती हैं, ठीक है। और ये कृष्ण जी की याद में मनाया जाता है लठमार होली, कृष्ण और राधा के उस ठिठोली को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1874 ईस्वी में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना हुई थी वो 1874 ईस्वी में हुई थी। अब प्रश्न नंबर 36 देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं 2024 के करेंट अफेयर्स। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ब्राजील में, ठीक है। और ब्राजील के ब्रसेल्स में, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रसेल्स, तो वहाँ पे ये आयोजित हुआ, याद रखेंगे। और ब्रसेल्स जो नाम है ये वहाँ के एक ब्रासिलिया नामक घास के ऊपर रखा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। तो हाल ही में राजस्थान राज्य में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2023-24 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट की, ठीक है। तो इसमें किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आप याद रखेंगे ये है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के ऊपर, कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो बात हो रही है बाल भेदभाव, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ठीक है।
चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च को। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, अन्योन्याश्रित। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नावली। देखिए अन्योन्याश्रित का मतलब क्या है, आप जल्दी से बताइए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, तो अगर आप बात करें परवाल का, और परवाल जो समुद्र में पाया जाता है, और एक जीव होता है जूजेंथैलिया। क्या नाम है दोस्तों? जूजेंथैलिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जूजेंथैलिया भोजन बनाता है और परवाल क्या करता है, जूजेंथैलिया को घर देता है। यानी कि जूजेंथैलिया से परवाल भोजन लेता है और जूजेंथैलिया परवाल से घर लेता है। और ये कौन सा रिलेशन है? अन्योन्याश्रित, यानी एक दूसरे पर आश्रित है दोनों। चलिए उसमें से कोई एक खत्म हुआ तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 42, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको हम बोलते हैं गोथुली। ठीक है, तो आपने अगर कृष्ण लीला देखा होगा तो उसमें क्या कहते हैं, गोथुली हो गया, है ना? तो ऐसा बोलते हैं, यानी कि सायंकाल का बेला हो गया, अब पशुओं को लेकर वापस चलो कृष्णा, है ना? तो आपने सुना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखें, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों भ्रष्ट नेताओं के कारण अगर कांग्रेस चुनाव, तो इसका अगर एक मतलब एक वाक्य में बोले तो क्या कहेंगे इसको, या फिर इसका मुहावरा क्या होगा? तो इसका मुहावरा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना। ठीक है, तो देखिए अभी 4 जून को आने वाला है रिजल्ट, यानी कि 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग देखेंगे किसकी लुटिया डूब रही है। वैसे ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, तो कृपया अगर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो आहत ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। तो दोस्तों अनुनासिक का संबंध किससे होता है? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह से। ठीक है, तो नाक और मुंह से संबंध होता है अनुनासिक का, याद रखेंगे। जैसे इया का उच्चारण करते हैं ना, तो इया क्या है, एक प्रकार से अनुनासिक व्यंजन है। तो जब आप इया बोलते हैं तो नाक के रास्ते भी सांस निकलती है और गले पे भी जोर पड़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ध्वनि शब्द पद और वाक्य। पहले ध्वनि आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद बनता है, उससे वाक्य बनता है। तो ये सही क्रम है, आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चले बात करिए प्रश्न नंबर 46 पे, साहित्य और समाज का अन्यांश्रित संबंध है। अब इसमें आपको सही मतलब बताना है, अन्यांश्रित कहाँ पे सही लिखा हुआ। तो देखिए रिपीट हो जाता है एग्जाम में भी प्रश्न, तो यहाँ पे भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अन्योन्याश्रित। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के ऊपर, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों अगर हम बात करें अभ्युदय, ठीक है, तो इसमें जल्दी से बताइए कौन सी संधि है। इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। ठीक है, यण संधि क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगर ई धन उ हो, ठीक है, और उससे य बने तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यण संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभिधन उदय है, अभिधन उदय। ठीक है, अभिधन उदय। अब इससे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपको छोटी ई देखने को मिल रही है और यहाँ पे उ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे क्या बन रहा है, यह बन रहा है अभ्युदय। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। तो जहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिले वहाँ पे यण संधि मिलेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के ऊपर, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों प्रसून का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्प। ठीक है, तो प्रसून जोशी का नाम आपने सुना ही होगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको एक मतलब मुहावरे के रूप में जानना हो तो क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, कंगाली में आटा गीला, मतलब एक साथ दो नुकसान का होना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 50, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और आप हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, डेली आपको इसी टाइम पे यह जीएस जीके करंट अफेयर और हिंदी और उत्तर प्रदेश विशेष का एक मिक्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए।
अब इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थांतन्यास अलंकार। ठीक है, अर्थांतन्यास अलंकार का क्या मतलब होता है दोस्तों? जहां सामान्य कथन का विशेष से, ठीक है, या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि गुण के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद क्या है? विरद बड़ाई पाए। ठीक है, और उसके बिना बिना गुण के कोई बड़ाई नहीं पा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य कथन का प्रयोग करके क्या किया गया है? एक तरह से विशेष कथन को प्रस्तुत किया गया है। तो जहाँ पे सामान्य कथन या विशेष से, जैसे मान लीजिए सामान्य कथन से कोई बहुत विशेष बात कही जाए या फिर किसी बहुत विशेष कथन से एक सामान्य सी बात कही जाए, तो वहाँ पे अर्थान, देखिए अर्थ में अंतर हो जाए जहाँ पे, तो उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है सेशन तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब खाइए, खूब पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।